तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, ये सब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बेसिक्स पढ़ चुके हैं। तो सारे पीपीटीज में आपको शेयर करा हूँ और भी कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा मीनवाइल। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को उसके हिसाब से देखते रहना है। अच्छा, आपके एग्जाम के टाइम पे वो पूछेगा आपके स्पेसिफिक ब्रांच, है ना। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डाला तो आपको पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के हिसाब से ही आएगा। मतलब ये मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, उसको थोड़ा सा सिंपल आएगा कंपेयर टू आपका कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो सीएस वाले मेरे इसमें ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना कि उनका थोड़ा बहुत टफ आ सकता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिंपल आएगा। मतलब अदर देन सीएस एआई, उनको एक्सपेक्ट होता है कि जो अदर देन सीएस ब्रांच वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है ना, इसलिए उनको क्वेश्चन माइनस सिंपल आएंगे। ठीक है, ओके। बट सीएस वाले हैं तो सीएस का एक्सपर्ट होगा, उसको सीएस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चलो, तो हिस्ट्री ऑफ एआई जो है, इसमें पहली चीज तो ये कि हमको लगता है एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, इट इज समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये कोई एक नया वर्ड नहीं है या कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पहले से टेक्नोलॉजी है। इवन हम जो पुराने जमाने में जो मिथ होते थे, एंशियंट ग्रीक या इजिप्शियन जो मिथ थे, उसमें भी मशीनी मानव टाइप के चीजें आते थे। ठीक है, मतलब पहले से ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें इंटेलिजेंस है अदर देन ह्यूमन मैकेनिकल मेंस भी, इस टाइप की माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत पहले से है इंसानों के कि अदर देन ह्यूमन भी ऐसी कोई सी चीजें हैं जो इंटेलिजेंस है। ठीक है, और इस टाइप से हम ये देख समझ में आता है कि भाई एआई इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, ये बहुत पहले से है। ठीक है, माइथोलॉजिकली भी इसमें है और इस टाइप से। तो इसका किस टाइप से मॉडर्न एआई की अगर हम बात करें, मॉडर्न एआई जो है ना, वो किस तरीके से डेवलप हुआ, तो उसके कुछ ये पहले तो हमें देखने फाउंडेशन ऑफ एआई कि एआई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, जिसको हम एआई कंसिडर करते हैं और उसमें क्या क्या वर्क हो रहा है, कब से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एआई का ही पार्ट है न्यूरो साइंस। ठीक है, न्यूरो साइंस मतलब न्यूरल लॉजिक या ब्रेन से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं वो न्यूरो साइंस में कहलाता है। ठीक है, तो ये 1861 से इस पे वर्क हो रहा है और अभी तक होते जा रहा है कि ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और उसको समझना अभी तक 100% कोई नहीं समझ पाया है। ठीक है, तो हाउ डू ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, हमारी सारी सिग्नलिंग कैसे होती है ब्रेन से फिंगर्स तक या आइज तक या नोज तक। ठीक है, तो ये सिग्नल्स इनपुट आउटपुट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितने जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ये सब न्यूरो साइंस होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एआई। एक साइकोलॉजी होता है, हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल थिंक एंड एक्ट। ठीक है, तो किस तरीके से हम सोचते हैं और एक्ट करते हैं, ये भी 1879 से इस पे भी वर्क हो रहा है। इट इज अनदर पार्ट ऑफ एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन जो है बिहेवियर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको रिप्लेस करना है इन अ फॉर्म ऑफ मशीन्स। ठीक है, मशीन्स में उनको रिप्लेस करना है कि ह्यूमंस के जो बिहेवियर है या ह्यूमन जिस तरीके से सोचता है, ठीक है, उन चीजों को हम पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तभी तो हम उस टाइप का मशीन डेवलप कर पाएंगे जो ह्यूमन लाइक बिहेव करे। ठीक है, तीसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो 1940 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। हाउ कैन वी बिल्ड एन एफिशिएंट कंप्यूटर। कंप्यूटर तो अभी भी एफिशिएंट होते ही जा रहे हैं ना, डे बाय डे। तो आज से आप 5 साल पुराने कंप्यूटर को उठाओ और आज के कंप्यूटर को उठाओ, या इससे 10 साल बाद में जो कंप्यूटर आएंगे उनको तो सब में मेजर डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो इट इज अनदर पार्ट ऑफ आपका एआई। कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स। ठीक है, कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स भी है जो 1948 से अब तक चला जा रहा है। हाउ कैन आर्टिफैक्ट्स ऑपरेट्स अंडर ऑन कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल सिस्टम, आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं। इस टाइप के सिस्टम होते हैं जिसमें इनपुट्स को दे के आउटपुट को डेवलप किया जाता है विद having some sort of control mechanism। उसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी उसमें दिखाया जाता है। जैसे कि पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ये सब कंट्रोल सिस्टम्स के पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कंट्रोल थ्योरी और साइबरनेटिक्स भी एक एआई का एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, और जो 1948 से स्टार्ट हो गया। और सबसे आखिरी जो आता है वो लिंग्विस्टिक, मतलब होता है ये कि जो लैंग्वेज रिलेटेड है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है,
तो वो लैंग्वेज को कैसे समझेगा, है ना। एक कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, तो उन लैंग्वेजेस को कैसे समझेगा, ठीक है, उनको फिर किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करेगा, ये सब कुछ लिंग्विस्टिक का पार्ट होता है। तीसरा कि हम जो लैंग्वेजेस समझते हैं तो हम किस ह्यूमन किस तरीके से किसी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर को उसी लैंग्वेज को किस तरीके से समझना है, वो भी एक जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा इशू है, क्योंकि ह्यूमंस जो अलग अलग ह्यूमन अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। हम कहीं पे जाते हैं, सपोज करो अभी हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हैं, हम कभी कुछ दिनों के लिए इधर चले जाए, आंध्र प्रदेश चले जाए, तो वहाँ पे भी हमें 1 या 2 महीने में अगर वहाँ पे सब तेलुगु बोलते हैं तो हमें भी धीरे-धीरे कुछ ना कुछ तेलुगु का समझ में आने लगेगा। तो ये जो ग्रैस्पिंग है कि ह्यूमन कैसे लैंग्वेजेस को ग्रैस्प कर रहा है, ठीक है, क्या-क्या समझ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी कंप्यूटर को सिखाई जा रही है आजकल, ठीक है। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं मतलब ये एलिमेंट्स हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें समझ में आ रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, इसमें बहुत पहले से वर्क हो रहा है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो अभी तक जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो अभी अपने ऑन पेपर रिसर्च आ गया है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग जो है वो 1943 से हुआ है ना, मैच्योरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था 1943 से, और सबसे फर्स्ट वर्क विच इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एआई, ठीक है, जो पहला वर्क जो एआई कहलाता है, ठीक है, वो किसने किया था, मिस्टर वेरेन मैकलॉक ने किया था एंड वॉल्टर पिट्स ने, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वेरेन मैकलॉक एंड वॉल्टर पिट्स जो थे 1943 में, इन्होंने क्या बनाया था, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल बनाया था, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उसका आर्टिफिशियल मॉडल सबसे पहले इन दोनों ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि वेरेन मैकलॉक एंड वॉल्टर पिट्स, ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने न्यूरॉन्स का आर्टिफिशियल फॉर्म बनाया था, फर्स्ट पहला। फिर 1949 में मिस्टर डोनाल्ड हेब ने बनाया था रूल्स, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, कनेक्शन के जो रूल्स है, कम्युनिकेशन के जो रूल्स है, उसको और मॉडिफाई किया था। मतलब इनके जो मॉडल थे 1943 वालों के, उस मॉडल को और मॉडिफाई किया था, और उसमें क्या किया था कि कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स के बीच में, कनेक्शन की स्ट्रेंथ या न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नलिंग कैसे होती है, इसके लिए इसने हेबियन हेबियन लर्निंग का एक अपना फॉर्मूला दिया था, ठीक है। किसने, डोनाल्ड हेब ने क्या बताया था, एक रूल बनाया था, हेबियन लर्निंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर इसके ऑप्शंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोनाल्ड हेब, ठीक है, उसने हेबियन लर्निंग बनाई थी। क्या होती है वो, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन के स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। 1949 में ये चीज हो चुकी थी। फिर 1950s में, इसका तो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ कि एलन टर्निंग नाम का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, तो उसने क्या बनाया था, उसने कंप्यूटेशनल मशीनरी एंड इंटेलिजेंस करके एक टेस्ट बनाया था, एक पेपर था, इसका पेपर का जो टाइटल था वो था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें उसने क्या बताया था, एक टेस्ट बताया था जिसको बोलते हैं टर्निंग टेस्ट। और टर्निंग टेस्ट क्या करता है, टर्निंग टेस्ट चेक करता है ह्यूमन बिहेवियर और मशीन के बिहेवियर को अकॉर्डिंग सम टेस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंपेयर करना है मशीन इंटेलिजेंस के लिए, तो इसके लिए टर्निंग टेस्ट होता है। टर्निंग टेस्ट नॉर्मली उस समय जो है ह्यूमंस और मशीन्स में जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत इजी हो जाता था। अभी जो मॉडर्न जमाने में, मतलब अब तक, ठीक है, अपन 2021 की बात करें तो अब कुछ ऐसी मशीन्स बन गई है जो ह्यूमन के जैसा बिहेव करने लगी है, एवन ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस भी देते हैं इस टर्निंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब ये हमें पहले बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता था कि ये जो रिस्पॉन्स है, टर्निंग टेस्ट जब देते थे तो रिस्पॉन्सेस ह्यूमन कर रहा है या मशीन कर रहा है ना, क्योंकि मशीन्स जो है वो आइडेंटिकल एक जैसे रिस्पॉन्स करता है सिमिलर क्वेश्चंस के लिए, बट ह्यूमंस के अंदर इंटेलिजेंस होता है। अगर उससे एक जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो और 2-4 दिन के डिफरेंस में, तो हर बार उसके आंसर में माइनर से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जिनसे वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये आंसर जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो ह्यूमन से आ रहे हैं कि मशीन से आ रहे हैं। उसके बाद में जब बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन स्टार्टिंग हुआ था, मतलब अब तक तो बस ऑन पेपर और इस टाइप से हो रहा था, किसी ने मॉडल प्रपोज कर दिया, मॉडल बना दिया, मेथड्स बना दिए।
बट 1952 से 1956 में जो एक एलन नेवेल एंड हर्बर्ट जो थे, है ना, एलन नेवेल, हर्बर्ट एंड ए साइमन ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया था। मतलब प्रोग्रामिंग जो करी थी, कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामिंग करी थी, वो पहली प्रोग्रामिंग कब हुई थी? 1955 में नेवेल, हर्बर्ट एंड साइमन ने करी थी। और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? लॉजिक थ्योरिस्ट। ठीक है, तो लॉजिक थ्योरीज जो थी उस वो एक पहला प्रोग्राम था जो मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए बनाया गया था। और उन थ्योरम्स को प्रूफ कौन करता था? कंप्यूटर करता था, प्रोग्राम करता था। ठीक है, मतलब ह्यूमन तो करते हैं ऑन पेपर, ठीक है, मैथमेटिकल थ्योरम्स, पता है, इसने ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो मैथमेटिकल थ्योरम्स को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रूफ करवाते थे। तो इसने 52 में से 38 जो थ्योरम्स थे उसका प्रूफ कर भी दिया था। और ऐसे भी कुछ मेथड्स निकाले थे, या ऐसे कुछ उसने एलिगेंट प्रूफ निकाले थे कुछ थ्योरम्स के लिए। ठीक है, मतलब पहले उस टाइप के प्रूफ नहीं थे, तो उन थ्योरम के प्रूफ भी इस प्रोग्राम ने फाइंड आउट किए थे। 1956 ये इसमें ये याद रखना, 1956 ये इंपॉर्टेंट है, एक डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये डार्टमाउथ एक यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, उस वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 2 महीने के लिए हुई थी। ठीक है, जिसमें 10 अलग अलग लोगों ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेक्चर डिलीवर किए थे। ठीक है, तो ये पहला इवेंट था जो एकेडमिक में हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी जो थे, उसने इस वर्ड को अडॉप्ट किया था। मतलब आर्टिफिशियल द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट अडॉप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी के पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके इस टाइप से कोई नाम नहीं था, पेपर हो रहे थे पब्लिश, कोई न्यूरॉन्स के नाम से बोल रहा था, कोई लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से बोल रहा था। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट तो हो गया था 1943 से। ठीक है, 1943 से हो गया था, बट कोई न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बता रहा था, कोई हेबियन लर्निंग या अपनी थ्योरीज बता रहा, टर्निंग टेस्ट आ गया था। ठीक है, लॉजिक थ्योरीज भी आ गए थे, बट जो वर्ड एडॉप्ट हुआ था वो कब हुआ था? इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम था डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। और ये कब हुआ था? 1956 में। और इसका जो वर्ड को जो नेमिंग करी थी वो किसने करी थी? जॉन मैकार्थी ने की थी, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये पहली बार एकेडमिक में आ गया था। ठीक है, 1956 में। फिर 1966, मतलब 1956 से 1974 तक का ये गोल्डन ईयर्स थे। अर्ली एंथुसिज्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इस टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस टाइप के नए नए कॉन्सेप्ट आए थे उस जमाने में, तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। उनको लगा था कि यार नियर फ्यूचर तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, इसमें रिसर्च होगा तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा दुनिया में, है ना, रोबोट्स आ जाएंगे। मतलब तब लोग इमेजिन करते थे 1955 में कि 2000 या 2005 तक रोबोट्स एक्चुअली बन जाएंगे, है ना, जो टर्निंग टेस्ट भी पास करने लगेंगे, और रोबोट्स जो घर के सारे काम जो करते हैं, जो अपन मूवीज में देखते हैं, उस टाइप के रोबोट्स आ जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। ठीक, उस समय लोगों ने बहुत एंथुसियाज्म था। ठीक है, उस समय वो सोचते थे 1956 से 74 तक का। तो 1966 में एक कंप्यूटर बना था, या एक मशीन थी जिसका नाम था एलिजा। एलिजा जो था पहला चैटबॉट था। चैटबॉट मतलब जो एलेक्सा होता है ना, इस टाइप का जो मशीन है वो 1966 में ही बन चुका था, एलिजा नाम का। ठीक है, द रिसर्चर emphasized developing algorithm which can solve mathematical problems। ठीक है, 1956 से 74 तक, है ना, ये अर्ली इंथुसिज्म था। उसमें 96 में इन लोगों ने इस टाइप की कुछ मैथमेटिक्स मेथड्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स डेवलप कर ली थी। जो एलिजा था वो किसने बनाया था? जोसेफ ने, है ना, जोसेफ, क्या तो नाम है, विजेनबम। ठीक है, विजेनबम। तो जोसेफ विजेनबम जो है उसने क्रिएट किया था पहला चैटबॉट। ठीक है, जो 1966 में था। मतलब ह्यूमंस जिसमें क्वेश्चन पूछता था और वो आंसर करता था कंप्यूटर। ठीक है, तो ये पहला था, 1966 में एलिजा बना था। 1972 में जापान वालों ने एक वेबोट बनाया था, मतलब रोबोट, पहला रोबोट। देखो, चैटबॉट जो है वो रोबोट नहीं है, कि वो रोबोट क्या होता है कि जो चलता है, फिर है ना, जो मूव कर सकता है, उसमें मैकेनिकल आर्म्स होंगे, है ना। चैटबॉट एक कंप्यूटर था जिसमें बस स्पीकर लगा था। ठीक है, और वो उस स्पीकर के थ्रू अपने को जो भी रिस्पॉन्स है वो आते थे। ठीक है, बट वेबोट जो है वो एक रोबोट था, ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड मतलब जो ह्यूमन का जैसे
जो चल सकता है, जिसके आर्म्स होते हैं, उस टाइप का जो फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट जो है 1972 में बना था जापान में, ठीक है। वेबोट वन। अब तो जापान ने बहुत सारे रोबोट बना लिए, बट वेबोट वन जो था वो पहला रोबोट था, ठीक है, जो 1972 में बनाया गया था। फिर ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एआई विंटर। एआई विंटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर। इसका मतलब होता है कि जो ठंडा हो गया काम, मतलब जो रिसर्च थी वो सब सुस्त सुस्त हो गया, ठीक है। तो द ड्यूरेशन बिटवीन द ईयर 1974 टू 1980 was the first AI winter। पहला AI विंटर आया था। AI विंटर refers to the time period where computer scientists dealt with a severe shortage of funding from government for AI researches। ठीक है, तो यहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही थी, इसमें कुछ रिसर्च नहीं हो पा रही थी, इस कारण से इसमें कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। तो 74 से 80 तक इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ AI पे। उसके पहले हुए हैं, उसके बाद में 74 से 80 तक कुछ नहीं हुआ, 84 के बाद में भी कुछ हुआ है, बट इस ड्यूरेशन में बहुत कम रिसर्चेस आई है क्योंकि फंडिंग की कमी थी। ड्यूरिंग AI winters an interest of the publicity of artificial intelligence was decreases। इसमें डिक्रीज हो गया था, लोगों का रिसर्च होती ही नहीं थी, ठीक है। अब इसमें बूम आया था, अब बूम ऑफ एआई 1980 से 1987 तक फिर एआई में थोड़ा सा बूम आया, ठीक है। आफ्टर एआई विंटर ड्यूरेशन एआई कम बैक विद एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब एक एक्सपर्ट सिस्टम बना था। एक्सपर्ट सिस्टम वाज प्रोग्राम दैट इमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन एक्सपर्ट करता है उसी का रिप्लिका था एक्सपर्ट सिस्टम, जो एआई के जैसा था। मतलब जैसा एक ह्यूमन एक्सपर्ट आता है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी इस टाइप से डेवलप किया गया जो एक्सपर्ट सिस्टम बना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए थे 1980 से 1987 के बीच में। द ईयर 1980 वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। इधर एक पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1980 में, ठीक है। तो एआई का बूम वापस कब आया? 1980 से 1987 तक। इसमें क्या बने थे? कई सारे, मतलब एक नहीं, कई एक्सपर्ट सिस्टम्स बने थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट का रिप्लिका था, ठीक है। बट फिर 1987 से 1993 तक का क्या हो गया? एआई का सेकेंड विंटर आ गया। मतलब फिर इसमें क्या हो गया? रिसर्च की कमी हो गई, ठीक है, फंड की कमी हो गई, जिससे रिसर्चेस कम हो गई, ठीक है। द ड्यूरेशन बिटवीन द 1987 to 1983 was the second AI winter duration। Again, investor and government stopped funding for the AI research as due to the high cost, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इशू था? क्यों फंडिंग हो रही थी? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट, एआई बेस्ड सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा था। is due to the high cost but not efficient research। क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसे था कि कुछ बिल्कुल ह्यूमन का रिप्लिका, मतलब जो आप ये बोल दो कि टर्मिनेटर मूवी जैसे कुछ ही बना डालेंगे, है ना। आपको पता होगा पहली टर्मिनेटर मूवी भी 1983 में ही आई थी, ठीक है। तो तब लोगों ने बहुत वो यही वाला ड्यूरेशन था ना, बूम ऑफ एआई, ठीक है। ये जो स्पान था, इधर ही वो टर्मिनेटर टाइप की पिक्चरें आने लगी थी, ठीक है। तो लोगों की इमेजिनेशन भी, मतलब लोग एक्सपेक्टेशन वही कर रहे थे, बट उतनी एक्सपेक्टेशन के लिए जो गवर्नमेंट की फंडिंग कम थी और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, इसलिए फिर से विंटर आ गया था, सेकेंड एआई विंटर आ गया था। यहाँ पे रिसर्च में कुछ हो नहीं पाया, लोगों की एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट जो लगता था सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा लगता था। एक्सपर्ट सिस्टम सच एज एक्सकॉन वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो फिर उसके बाद में कुछ सिस्टम बनाए गए जो कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश की, क्योंकि एआई बेस्ड सिस्टम बहुत महंगे बनते थे, तो उनको सस्ता करने के लिए एक्सकॉन टाइप का एक सिस्टम बनाया था एआई सेकेंड विंटर के टाइम पर। तो फर्स्ट विंटर सेकेंड विंटर की टाइमिंग आपको याद रखनी। द इमरजेंस ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंट्स, ठीक है, 1993 से 2011 तक। अब जो है ये एक नया है, ठीक है। इस टाइम में इंटेलिजेंस एजेंट्स, मतलब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा फिर से 1997 में। इन द ईयर 1997 आईबीएम डीप ब्लू बीट्स। अच्छा देखो, आईबीएम ने एक डीप ब्लू नाम का सिस्टम बनाया, एआई सिस्टम बनाया, ठीक है। एआई सिस्टम ऐसा था कि जो चेस खेल सकता था ह्यूमन के जैसा, बट ये इतना इंटेलिजेंट भी था कि इसने दुनिया के सबसे बड़े जो चेस का चैंपियन था, है ना, गेरी कैस्प्रोव, मतलब इसकी बहुत सारी बुक्स भी आती है, आप लोगों ने शायद इसके नाम सुना होगा किसी पिक्चर में, है ना। अभी वो सुशांत जिसमें मरा था, कौन सी पिक्चर थी, उसमें भी मैंने इसका नाम सुना था। तो जो गेरी कैस्प्रोव है, ठीक है, उसको भी इस कंप्यूटर ने, है ना, डीप ब्लू, आईबीएम का जो डीप ब्लू सिस्टम था, उसने इसको भी हरा दिया था
वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मतलब 1997 का चैंपियन जो था वो कंप्यूटर था। वर्ल्ड चैंपियन कौन था? कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? डीप ब्लू। ठीक है, तो आईबीएम का डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर था, इंटेलिजेंट कंप्यूटर था, एआई सिस्टम का, जिसने गैरी कैस्परो को हराया था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डिफीट किया, ऐसे दो चार नाम दे देंगे आपको। 2002 में फर्स्ट टाइम एआई इंटर द होम इन द फॉर्म ऑफ रूम्बा एंड वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो रूम्बा एक रोबोट होते हैं, वैक्यूम क्लीनर टाइप के होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? घर की क्लीनिंग करता है। बट ये एआई कैसे है? क्योंकि जब घर गंदा होगा तभी उसको क्लीनिंग करेगा, अगर घर में कोई नहीं होगा तभी वो क्लीनिंग करेगा। ऐसा नहीं कि अपने हम बैठ के सोफा पे बैठ के अपना कुछ खाना पीना कर रहे हैं और कुछ गिर गया तो तुरंत आके हमारे कोई हटा उठू के सफाई करेगा, ऐसा नहीं था। वो एम्प्टी जब सब कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है और सेंस कर लेता था। ठीक है, और उसके साथ से वो क्लीनिंग करता है। ठीक है, तो रूम्बा करके एक रोबोट बनाया गया। ठीक है, 2000 में, और इस टाइप के बहुत सारे मतलब सिस्टम्स बनाने चालू हो गए थे 2002 से। ठीक है, तो ये रूम्बा क्या है? वैक्यूम क्लीनर है, याद रखना। वो भी किस टाइप का? एआई सिस्टम का है ना, एआई टाइप का एक है वैक्यूम क्लीनर रूम्बा। उसके बाद में 2006 से तो ये बिजनेस में भी आ गया एआई जो है। अभी अभी तो अब बहुत ज्यादा बूम पे है, धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। तो 2006 से ही ये बिजनेस में भी एंटर कर गया है ना। कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये सभी की सब अभी इसको यूज करने लग गए हैं एआई को, है ना। और ये मत बोल देना कि सर नेटफ्लिक्स 2006 में नहीं था। ठीक है, 2006 में नहीं था तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि 2006 से बिजनेस में आना चालू हुआ था। तो फेसबुक आ गया था, ट्विटर आ गया था, ये धीरे धीरे आए। जो भी कंपनी है इनमें भी अभी यूज हो रहा है, अभी भी यूज हो रहा है। और ये तो एक दो है, कई सारी कंपनी हर जगह पे यूज हो रहा है। ये एआई यूट्यूब तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है एआई का। ठीक है, उसके बाद में अब जो है मेजर जो न्यूरल नेटवर्क बेस, या आपका ये बोल सकते हैं कि डीप लर्निंग जो है, वो एक्चुअली जो है 2011 से स्टार्ट हुई है। इसके पहले जो भी था वो एआई था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, है ना, बट मशीन लर्निंग था, ये सब कुछ था। बट डीप लर्निंग, बिग डाटा, एआई, जनरल इंटेलिजेंस जो अभी जिस पे वर्क हो रहा है, ठीक है, जो एआई का फीचर है, ठीक है, वो ये सारी टेक्नोलॉजी से। तो 2011 से अभी तक, इन 2011 आईबीएम वाटसन वॉन जियोप्रेडी। ये जियोप्रेडी जो है वो क्विज शो है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर था आईबीएम का, वाटसन। ठीक है, इसमें क्विज जो था, बहुत कॉम्प्लेक्स क्विज होता है ये, जो जो जैसे वो खड़ा करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, उस टाइप का जियोप्रेडी नाम का एक क्विज शो था। ठीक है, उस शो को ये जीता था। अभी देखो, ये नहीं है कि भाई कंप्यूटर है तो जीत ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रिडल्स के होते हैं, मतलब पहेलियां होती थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पहेलियों को सॉल्व करके भी वो उस पर्टिकुलर इवेंट को जीता था 2011 में आईबीएम वॉटसन। ठीक है, तो ये याद रखना, आईबीएम वॉटसन एक रोबोट था जो 2011 में, जिसने जियोप्रेडी क्विज को जीता था। वॉटसन प्रूव किया था कि इट कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। इसने प्रूव किया था कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस जो, मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है कोई, तो उन सारी लैंग्वेजेस को समझता था और ट्रिकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेता था। 2012 में गूगल ने लॉन्च किया था गूगल नाउ, है ना, एंड्रॉइड ऐप, वाज एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज द यूजर एज प्रिडिक्शंस। ठीक है, मतलब वो इंफॉर्मेशंस को लेता था और उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करता था, है ना। ये गूगल नाउ जो था वो प्रिडिक्शन बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ एआई का एक समरी है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि 1943 में मिकलॉ एंड पिट्स ने क्या बनाया था? मैकलॉक, है ना, मैकलॉक एंड पिट ने बुलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन, मतलब न्यूरल मॉडल ऑफ ब्रेन बनाया था। ठीक है, 1950 में बहुत सारी चीजें हुई थी। इसमें सबसे पहला था एलन टर्निंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का पेपर पब्लिश किया था, इसमें टर्निंग टेस्ट बताया था। उसी साल 1950 में ही सैमुअल जो था प्रोग्राम इंक्लूडेड सैमुअल चेकर्स। ठीक है, मतलब एक सैमुअल चेकर करके प्रोग्राम बनाया था। नेवेल एंड सिमोन ने लॉजिक थ्योरीज दी थी। और क्या है यार, जेकर बटर, क्या है, जिकर बटर जो भी है ना, उसने ज्योमेट्री इंजन बनाया था। जेकेप्टर, है ना, जेकेप्टर्स जो था उसने जियोमेट्री इंजन बनाया था 1953 50s में। तो 1950 बहुत उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, फिर 1952 से 1969 तक ये बता चुका हूं मैं कि अर्ली इंथिज्म था। ठीक है, 1956 में ये भी बता चुका है हमें कि डार्क मार्स वर्कशॉप हुई थी और एआई
जो वर्ड था इसका ऑफिशियली एडॉप्शन हुआ था 1965 में। रिबॉन्सन्स जो था, रॉबिन्सन ने एक एल्गोरिथम बताया था लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। 1966 से 1974 तक एआई डिस्कवर्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी न्यूरल नेटवर्क रिसर्च ऑलमोस्ट डिसअपियर, है ना। तो ये वही है आपका पहला वाला एआई विंटर, ठीक है, जहाँ पे इसके टाइप इस न्यूरल नेटवर्क वाली सारी रिसर्च जो थी वो डिसअपियर हो गई थी, बहुत कम हो रही थी। मतलब 69 से 79 तक अर्ली डेवलपमेंट हुए थे लॉजिक बेस्ड सिस्टम्स के। 80 से 88 तक एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए थे, है ना। ये भी बताया था मैंने एक्सपर्ट सिस्टम्स कब बने थे, 80 से 88 के बीच में। 88 से 93 फिर सेकेंड एआई विंटर आ गया था। 85 से 95 तक न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो थोड़े थोड़े पॉपुलर होने लगे थे, है ना। 88 में जो तो इसने बताया था प्रोबेबिलिटी रिसर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जनरल इंक्रीज इन द टेक्निकल डेप्थ, ठीक है, और नोवेल एआई लाइफ जीए सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हुई थी। बस ये वर्ड याद रखना कि 1988 में जो था वो नोवेल एआई डेवलप किया गया था, ठीक है। 1995 में एजेंट्स बनाए गए थे। मैंने बताया एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एआई बेस्ड एजेंट्स होते हैं जो ह्यूमन के रेप्लिका करते हैं, वो बताया था मैंने। और 2003 से अब तक जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस चल रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन चल रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन चल रहा है, ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जाते हैं, या चैटबॉट, वेबबॉट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कुछ अभी चल रहा है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, है ना, कि उन्होंने 1943 में जो उनका पहला मॉडल था उस वो क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो आपको वीडियो भेजूंगा तो उसमें पढ़ लेना, ठीक है। मतलब वो जो पहला मॉडल था वो बेसिकली लॉजिकल बाइनरी लॉजिक पे ही बेस्ड था, ठीक है, जिसमें ऑन एंड ऑफ करके न्यूरॉन्स जो थे, है ना, ईच न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज एज बीइंग ऑन एंड ऑफ, ठीक है, या तो न्यूरॉन ऑफ होगा या ऑन होगा, ठीक है। प्रपोज अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो थे उसमें उनकी दो ही स्टेट थी, या तो ऑन थी या ऑफ थी। ऑन थी मतलब वो सिग्नलिंग कर रहा है, ऑफ थी मतलब सिग्नलिंग नहीं कर रहा है। स्विच टू ऑन occurring in response to simulation by sufficient number of neighborhood neurons, ठीक है। तो उसके जो कोई भी न्यूरॉन जो है ऑन कब होता था, जब उसके नेबरहुड के कुछ न्यूरॉन्स, मतलब नेबर में सपोज करो उसके नेबरहुड में 8 न्यूरॉन्स है, तो 8 में से 6 या 7 जो है, अगर वो सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन का ये मतलब नहीं होता कि सारे, उसके सराउंडिंग जो न्यूरॉन्स है उसमें से अधिकतर अगर आपके उसको सिग्नलिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन को, तो वो ऑन कंडीशन में आना चाहिए, है ना, उसका ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक मॉडल उसने बनाया था। मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन को यूजर सिग्नल नहीं दे रहा है कि इसको ऑन एंड ऑफ करना है। कैसे ऑन हो रहा है वो, कि एक न्यूरॉन है उसके सराउंडिंग में मान लो 5 या 6 न्यूरॉन है, तो उसमें 2-4 अगर एक्टिवेट हुए हैं, तो वो जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है जो जिसके सराउंडिंग में 3-4 न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए हैं, तो वो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन को भी क्या कर देंगे, ऑटो एक्टिवेट कर देते थे, ठीक है। तो ये न्यूरॉन की सिग्नलिंग होती थी, ठीक है। मतलब ह्यूमन ने एक बार 2-4 न्यूरॉन्स को ऑन कर दिया, तो वो 2-4 न्यूरॉन्स उसके सराउंडिंग न्यूरॉन्स को क्या करते जाते हैं, एक्टिवेट करते जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिग्नलिंग्स होते थे वो सिग्नलिंग करके बताया था, ठीक है। ये होता था मॉडल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही अपने प्रोग्राम के थ्रू ही उसको जो न्यूरॉन्स वाले जो नोड है उनको ऑन और ऑफ करेंगे, फिर तो वो न्यूरॉन नहीं, वो तो हमारा इंटेलिजेंस है, वो खुद से कम्युनिकेट कर पाए, है ना, सराउंडिंग न्यूरॉन्स के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस टाइप के एक मॉडल बनाया था 1943 में। ब्रेन का छोटा सा एक मॉडल बनाया, सॉरी मॉडल तो बहुत बड़ा था, मतलब ब्रेन का 1% बोल सकते हैं कि 1% मॉडल का मॉडल बनाया था मैंने। ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया है मैंने कि ये 2 महीने तक हुआ था, इसमें 10 लोगों के एआई की स्टडी को बताया गया था, ठीक है। फिर ये अर्ली एंथुसिज्म मैं बता चुका हूँ। ओके, माइसिन एंड डेंड्रल जो थे वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम कौन से थे, माइसिन एंड डेंड्रल, इनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब जो नए नए जितने भी हैं, है ना, जैसे कि डीप ब्लू जिसने उसको चेस प्लेयर को हराया था, ठीक है। आईबीएम वॉटसन, उसने वो एक कंपटीशन जीता था, है ना, जियोपेडी जो एक क्विज होता है, ठीक है।
प्रोवर्ब सॉल्व द क्रॉस पजल बेटर देन ऑलमोस्ट ह्यूमन, एक प्रोवर्ब नाम का होता है स्टेट ऑफ द आर्ट अपना एआई सिस्टम जो किसी भी ह्यूमन से बेटर तरीके से पजल्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नासा का ऑन बोर्ड ऑटोनोमस प्लानिंग प्रोग्राम जो था कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की जो शेड्यूलिंग होती है उसको नासा जो वो एक एआई सिस्टम से करवा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज है क्योंकि अगर एआई बेस्ड सिस्टम में थोड़ी सी भी उसमें गड़बड़ हो जाती है तो बहुत मेजर उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मेजर उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, मेजर फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये जो है नासा ने भी एक ऑन बोर्ड ऑटोनोमस प्लानिंग प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट के कंट्रोलिंग का शेड्यूल करता है वो। ठीक है, तो बस इस टाइप के कुछ कुछ रोबोट्स हैं, ये दिखाए हैं अपन ने। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, एनएलपी, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है एनएलपी, है ना। तो एनएलपी का जो मेन काम है वो क्या है, एक तो एएसआर है, एक टीटीएस है। एएसआर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, कि वो खुद से स्पीच जो भी बोला जा रहा है उसको किसी भी लैंग्वेज में वो उसको समझ जाए और किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में सिंथेसाइज कर दे। ठीक है, मतलब उसको अपन ने अगर टेक्स्ट लिख दिया तो वो उसको बोल सके। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। कि टीटीएस वो एनएलपी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइज कर सकता है, डायलॉग सिस्टम उसमें होता है वो भी कर सकता है ना, मशीन ट्रांसलेशन कर सकता है ना, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल करता है, टेक्स्ट को क्लासिफाई करता है, स्पैम फिल्टरिंग करता है। ये सब कुछ केवल इतना ही है ना, इसके अलावा अगर कुछ आ जाएगा तो वो एनएलपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एनएलपी क्या कर सकता है और उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो मशीन ट्रांसलेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है ना, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक पीपीटी बनाई है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि एआई बेस्ड अगर कोई एआई हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएंगे तो यही जो मैंने आपको पीपीटी आज शेयर करूंगा इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पर अगर कुछ कवर नहीं होता है तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, और मीनवाइल एग्जाम जब भी होगा तो मैं आपको थोड़ा असिस्ट कर दूंगा। ठीक है, 25 को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ठीक है, आज का इतना ही है क्लास में अपना। ठीक है, कल मैं एक और पीपीटी बना के आपको बताऊंगा, वो होगा आपका थ्योरी ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, थ्योरी ऑफ न्यूरल नेटवर्क पे बता दूंगा मैं कल एक पीपीटी। ठीक, कल का क्लास आपका लास्ट क्लास है ये सपोज कर लीजिए, क्योंकि अभी एक सेकेंड है,